हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिमेश क्लासेस बांका पर। आप सभी को नमस्कार करते हैं और प्रणाम करते हैं। एक सप्ताह के लगभग आपका क्लास नहीं ले पाए। इनके पीछे एक रीज़न था कि बांका गए हुए थे, जिसके कारण हम क्लास नहीं ले पाए, घर गए हुए थे। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब लगातार आपका क्लास रहेगा, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक हम आपका लगातार क्लास लेते रहेंगे। तो चलिए सभी मित्रों को जोड़ दीजिए और शेयर कर दीजिए। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट आप 4 पढ़ चुके थे, आज 5वां प्रैक्टिस सेट आपका होगा। और यह क्लास जो देख रहे हैं एमसीक्यू 8वां होगा, क्योंकि बहुत दिन ऐसे हुआ था कि 50-50 प्रश्न का हुआ था, लेकिन पूरी तरह से सेट नंबर 4 कंप्लीट हुआ था। आज 5वां प्रारंभ होगा। तो चलिए सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। किसी का कहना है जो जुड़ने वाले सबसे पहले नाम ले लेते हैं सभी का। नीतू कुमारी जी, दीपा जी, सुनील कुमार जी, प्रज्ञा सिंह जी, एपी ऑफिशियल, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को। बहुत क्लास डिस्टर्ब हो गया, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। दीपक सिंह जी गुड इवनिंग, समा जफर जी गुड इवनिंग, कल्याणी जी गुड इवनिंग, मुस्कान आर्या जी गुड इवनिंग, धर्मेंद्र यादव जी हाय नमस्कार प्रणाम। तो चलिए सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए और क्लास का मेरे प्यारे साथी आनंद जरूर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज का सेट एमसीक्यू जो आप देख पा रहे हैं 8वां। तो पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है, तो आवाज साफ-साफ जा रहा है और आप सब आवाज साफ-साफ जा रहा है और साफ-साफ देख पा रहे होंगे, ओके जरूर लिख दीजिएगा। उसके बाद एकदम क्लास प्रारंभ हो जाएगा आपका, है ना? चलिएगा। तो मेरे प्यारे साथी पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है? जिसमें देख पा रहे हैं यमुना है, सोन है, गंगा है, गोदावरी है। तो आप जानते हैं इसमें आंसर, बिल्कुल जानते होंगे। चलिए शुरुआत कर दिए तो आप सभी आंसर। और हम बताए थे कि आप लोग ये बनाइएगा, देखिएगा कितने सही 100 में होता है, कितना गलत होता है, जरूर करते चलिएगा, है ना? तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक में है? तो आप यमुना का नाम सुने होंगे। यमुना का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है? यमुनोत्री से होता है, यमुनोत्री से होता है। जिसको हम बंदर पूछ भी बोल सकते हैं, बंदर पूछ जगह है, पूंछ जगह है, वहीं से होता है किसका? यमुना नदी का उद्गम। सोन नदी, जो इनका आंसर बता रहा है कि उद्गम स्थान जो अमरकंटक है, उसमें से सोन नदी और नर्मदा नदी, दोनों नदी का जो उद्गम स्थान है मेरे प्यारे साथियों, कहाँ है? अमरकंटक में है। यानी सोन नदी का भी उद्गम स्थल अमरकंटक है और नर्मदा नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। आप जानते हैं गंगा नदी कहाँ से? गंगोत्री से आप निकलती है। कहाँ से निकलती है गंगा नदी? गंगोत्री से निकलती है। और आप जानते हैं गोदावरी नदी त्रैवैंकम पहाड़ी से यानी नासिक से निकलती है गोदावरी नदी। और आप जानते हैं कि गंगा नदी जो है कहाँ से कहलाती है? देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, दोनों मोहना मिलकर के गंगा नदी कहलाती है। तो इसका जो आंसर था, कह रहा था कि इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? सोन भी निकलती है और नर्मदा भी निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब डेली होगा, बिल्कुल अब डेली क्लास होगा, उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगा। आप सभी को एकदम प्रत्येक दिन हम क्लास कराएंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। पूरा सेट कराने वाले हैं आपको। आयरन की कमी से होता है, क्या होता है? जिसमें आप दे रहे हैं मधुमेह, बेरी-बेरी, अस्करवी, एनीमिया। आयरन की कमी से क्या होती है? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों आंसर एकदम फटाफट लगा दीजिए, बहुत ही सुंदर। तो कहेंगे सर आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, एनीमिया बीमारी होती है। अब यहाँ है मधुमेह। मधुमेह बताइए किसकी कमी से होती है? अगर मधुमेह भी जिस प्रकार जान रहे हैं कि एनीमिया एक बीमारी है जो कि आयरन की कमी से होती है, तो बताइए कि मधुमेह जो एक बीमारी है वो किसके कमी से होता है? तो मेरे प्यारे साथियों कहेंगे इंसुलिन। क्या कहेंगे? इंसुलिन, इंसुलिन मधुमेह। इसमें बेरी बेरी है, बेरी बेरी किसकी कमी से होती है? तो कहेंगे कि विटामिन बी 1, विटामिन ओ विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी नामक बीमारी होती है, ये आप सभी को पता है। अच्छा आप सब बताइए विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? क्या है बताइए? विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप नाम सुने ही होंगे, थायमीन। यानी विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमीन। आपसे पूछा जाए बेरी बेरी बीमारी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो कहेंगे विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे थायमीन। उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों बताइए अस्कर्वी जो है
किस विटामिन की कमी से होती है? तो आप बताएंगे विटामिन सी। क्या बताएंगे? विटामिन सी बताएंगे। विटामिन सी की कमी से क्या होती है? यानी अस्कर्वी नामक बीमारी होती है। और आपको पता है विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगर आपसे पूछेगा अस्कर्वी जो बीमारी है किस विटामिन की कमी से, तो कहेंगे विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का नाम रासायनिक नाम क्या है? तो कहेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहेंगे? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल जिसको कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल जिसको कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसका रासायनिक नाम। क्लियर है? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों सभी मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिए। काफी समय के बाद हम आपसे जुड़े हैं तो थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा, लेकिन सभी मित्रों को जरूर शेयर करिए और सब कोई इसका आनंद ले सके। और हम आपसे जुड़ नहीं पाए, कांटेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि मेरा मोबाइल जो है डिस्टर्ब हो गया था, जिसके कारण सभी का नंबर हमारे डाटा से चला गया। अगर मेरे प्यारे साथियों जो हमको जान रहे हैं जिनका नंबर मेरे पास था, तो जरूर हमारे नंबर पे हाय लिख दीजिएगा। व्हाट्सएप पे हम उनका नंबर सेव कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास किसी का भी नंबर नहीं है, सारे से सारे संपर्क टूट चुका है। तो इसीलिए हम शेयर किसी को नहीं कर पाए, किसी जगह किसी के पास नहीं जा पाया, तो जरूर करिए सभी जगह शेयर आप। चलिएगा, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ये एक टाइगर रिजर्व है जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है? नाम है नामेरी। बताइए नामेरी जो टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका आंसर एकदम फटाफट आप सब। तो मेरे प्यारे साथियों तो आंसर इसका हो जाएगा असम, क्योंकि जो है नामेरी जो है आपका उपस्थित है कहाँ पे? टाइगर रिजर्व। तो कहेंगे असम में। असम में एक आपका जाना पहचाना नाम है मानस। पूछा जाता है कि मानस जो है रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो आप बताएंगे ये भी जो है कहाँ है? असम में है। अगर इसमें एक पूछा जाता है काजीरंगा, ध्यान रखिएगा काजीरंगा पूछा जाता है कि काजीरंगा भी कहाँ है? तो कहेंगे कि असम में है। ओडिशा का एक बहुत ही प्रचलित रिजर्व पूछा जाता है जो कि आप इनको याद रखिएगा, सिम्पलीपाल कहते हैं, सिम्पलीपाल यही तो कहते हैं, सिम्पलीपाल कहे पूछा जाएगा कहाँ है? तो कहेंगे कि ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। बुक्सा पूछा जाता है जो कि पश्चिम बंगाल का है। बुक्सा पूछा जाता है जो का है पश्चिम बंगाल का है। बुक्सा पूछा जाए या सुंदरबन पूछा जाए, कहाँ का है मेरे प्यारे साथियों? पश्चिम बंगाल का है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पन्ना है, पेंच है, बांधवगढ़ है। इसका एक याद रखें, पेंच जो है रिजर्व कहाँ है? तो कहेंगे कि बांधवगढ़ जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एकदम क्लियर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा चल रहे हैं। लेकिन एक चीज मेरे प्यारे साथी यहाँ पे जानिएगा, स्टार दे करके आप सभी लिखिएगा, टाइगर रिजर्व बताइए कि शुरुआत कब हुई? टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब हुई? तो आप इसका आंसर लगाइएगा 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। क्यों हुई पता है? क्योंकि भारत में बाघ की संख्या में काफी कमी आने लगी। उसको बढ़ावा देने के लिए यानी टाइगर रिजर्व का स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भाई का लाडला, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आगे चलिए मेरे प्यारे साथियों, एक मैथ सवाल आया है, चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है? ध्यान देंगे। 256 पर पावर 0.16 गुना 4 पर पावर 0.36 का मान होगा। अगर इस तरह के प्रश्न आ जाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे? तो चलिए हम इसको हल करते हैं। 256 है, इस पर पावर है 0.16 गुना 4 पर पावर है यानी 0.36 है। एकदम आसानी से समझिएगा, यहाँ पे 256 है और यहाँ 4 है और यहाँ पे पावर है। और आप जानते हैं, आप जब घातांक करनी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? यदि बेस समान हो तो पावर जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? बेस समान हो तो पावर जुड़ता है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ 4 है, इसको भी 4 में कन्वर्ट करें, यानी इस जगह बेस हम 4 लाने का कोशिश करेंगे। तो देखिएगा किस प्रकार से 256 को ऐसा तोड़े यहाँ पे जो 4 आ जाए। तो चलिए मेरे प्यारे साथी 4 से ही लगाइए, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 4 से लगाइए 16 चौकी 64, 4 से लगाइए 4 चौक 16 यानी 1 2 3 4,
यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4 पर पावर 4 और ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं 0.16 गुना 4 पर पावर 0.36। अब लगभग देख रहे हैं कि बेस हमारा बराबर हो चुका है और जानते हैं x पर पावर m इंटू एन रहे तो m गुना n कर देते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ 4 पर पावर 16 चौकी 64 यानी 0.64 होगा और गुना 4 पर पावर 0.36 होगा। बेस समान है तो पावर जुटेगा 4, यहाँ पे 0.64, यहाँ पे 0.36, 0.100 होगा, यानी कि 100 जोड़ लेंगे, इसको करके 100 लिख देंगे और उसके बाद 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी कि 4 पर पावर 1 होगा। और 4 पर पावर 1 को क्या कहते हैं? 4 कहते हैं। आंसर जो इसका हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या मेरे प्यारे साथियों? दूसरा हो जाएगा। एकदम क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई परेशानी है बताइएगा। नेहा कुमारी जी बिल्कुल सही, एनी आर्या जी, दीपा जी, एपी ऑफिशियल, मुस्कान आर्या जी, कल्याणी जी, भाई का लाडला, सभी को नमस्कार है, सभी को मेरे प्यारे साथी प्रणाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी मित्रों को जरूर शेयर कीजिए, पहला दिन है, बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं तो कहते हैं सभी तक जरूर पहुंचा दीजिए आप सब। क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम है, यहाँ पूछा जा रहा है कि क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम है तो क्या है? सोडियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिलिकेट, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या होगा? एकदम फटाफट आंसर दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों कहेंगे सर सोडियम, इसका जो क्वार्टर का रासायनिक नाम होगा वो सोडियम सिलिकेट होगा। अब सोडियम सिलिकेट का मतलब रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाएगा तो कहेंगे Na2SiO3, Na2SiO3 यानी सोडियम सिलिकेट जो होता है क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम होता है। तो एकदम आप सब आंसर लगा देंगे सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है बताइएगा आप सब। और आप जानते हैं सोडियम सिलिकेट का प्रयोग कहाँ होता है? वाटर ग्लास बनाने में होता है, वहां उनका हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? नागालैंड में, गोवा में, सिक्किम में, ओडिशा में, कहाँ मनाया गया? आंसर फटाफट दीजिए। करंट है मेरे प्यारे साथियों और करंट भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो चलिए आंसर जरूर लगाएंगे कि हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल जो 2023 मनाया गया वो हमारा जो राज्य था वो कहाँ था? नागालैंड था। तो चलिए आप सब आंसर लगा देंगे नागालैंड पर एकदम फटाफट। आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ? यानी कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, ये आंसर बताएंगे। कंपनी के एकाधिकार को मेरे प्यारे साथियों समाप्त किया गया वो होगा 1813 चार्टर एक्ट के तहत, यानी कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। आखिर समाप्त करके क्या लाया गया? तो चाय और चीन, चाय और चीन, चौ से चाय, चौ से चीन, याद रखिएगा। चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया 1813 एक्ट के तहत, यानी कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको समाप्त किया और चाय और चीन का एकाधिकार जो लाया है वो 1813 चार्टर एक्ट में आया है। चलिए एकदम बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ रहा है, बिल्कुल एकदम। और आप जानते हैं मेरे प्यार, भारतीय शिक्षा पर जो है प्रतिवर्ष 1 लाख जो है, भारतीय शिक्षा पर जो है प्रतिवर्ष 1 लाख जो है खर्च का जो शुरुआत हुआ है वो हुआ है क्या? यानी चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में ही लाया गया। आप इसमें एक देख पा रहे हैं 1935 भारत शासन अधिनियम, जो कि इस अधिनियम से यानी बहुत सारे भारत में जितने भी अनुच्छेद आर्टिकल है सबसे अधिक इन्हीं से लिया गया है। आप जानते हैं 1833 चार्टर एक्ट क्या कहता है पता है? कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यहाँ लाया चाय और चीन का, इसमें समाप्त किया व्यापारिक एकाधिकार किसका? कंपनी का। और यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों वही और चाय और चीन को यहाँ पे समाप्त किया। चाय और चीन का जो एकाधिकार मिला था 1813 में वो यहाँ पे क्या हो गया? यानी 1833 के अंतर्गत चाय और चीन के साथ जो था यानी उसको समाप्त कर दिया गया। अब बचा हमारा 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट, यानी इसके तहत क्या हुआ था? नियंत्रण परिषद का स्थापना हुआ था। नियंत्रण परिषद का स्थापना हुआ था। नियंत्रण परिषद का स्थापना हुआ था। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? पहला नंबर। तो पहला नंबर एकदम लगा दीजिए। इनके साथ एक चीज और पूछा जाता है, जानते हैं जो है 1833 जो चार्टर एक्ट था बहुत अच्छा एक्ट था, जिसमें कि भारत बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था वो बंगाल का गवर्नर समाप्त करके भारत का गवर्नर होने लगा। किस एक्ट के तहत? तो कहेंगे 1833 एक्ट के तहत। चलिए बहुत ही सुंदर। आगे पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। लोथल की खोज किसके द्वारा किया गया? इसमें आप देख रहे हैं लोथल की खोज किसके द्वारा किया गया?
अमलांदन घोष, माघो स्वरूप वर्ष, आरसी विष्ट या रंगनाथ राव। तो आप सभी का एकदम इसमें आंसर आ गया होगा। तो आंसर एकदम फटाफट आप सब लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा? तो कहेंगे सर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रंगनाथ राव। आपको पता है रंगनाथ राव ने जो है लोथल की खोज किया था, कब किया था? 1 जुलाई 1922 ईस्वी में इसका खोज किया था। किसका? यानी कि लोथल का। किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। एक क्वेश्चन यहाँ बारीकी से मेरे प्यारे साथियों पूछा जाता है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे बसा है? लोथल जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो कहते हैं भोगवा नदी के किनारे बसा है। भोगवा नदी के किनारे लोथल बसा हुआ है और रंगनाथ राव ने 1 जुलाई 1922 ईस्वी में इसका खोज किया था। किसका? लोथल का। अब इसमें एक चीज हम इम्पोर्टेंट बता दें, हड़प्पा के बारे में पूछा जाता है कि हड़प्पा का खोज किसने किया था? हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथी, बता दीजिए। तो कहेंगे कि दयाराम साहनी ने किया था। क्या किया था? किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो कहेंगे सर 1921 ईस्वी में किया था। दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। किसकी खोज? हड़प्पा की खोज। किसकी खोज? हड़प्पा की खोज। किस नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है। एक पूछा जाता मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों? तो मोहनजोदड़ो का जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। उसको रखाल दास बनर्जी ने खोज किया था। और मोहनजोदड़ो आप जानते हैं सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम संक्षेपण करते जाएंगे। 9 नंबर का आंसर लगा लीजिएगा। हमने आपको बताया मेरे प्यारे साथियों कि इंग्लिश हम छोड़ दे रहे हैं, इंग्लिश आप कर लीजिएगा। इसका आंसर सी नंबर है। देख लीजिएगा एक बार क्या कह रहा है। आगे देखिएगा, खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी कब? खालसा पंथ की शुरुआत कब हुई? गुरु शुरुआत की गई किसके द्वारा? यही है इसमें आंसर। तो गुरु नानक द्वारा, गुरु तेग बहादुर द्वारा या गुरु अर्जुन देव द्वारा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा। आप जानते हैं सिख के 10 गुरु थे और 10वें गुरु से क्रमशः आप जानते हैं पहला गुरु थे कौन? गुरु नानक था। उसके बाद गुरु अंगद आया, फिर 5वें पर गुरु अर्जुन आया, लास्ट में 10वां गुरु गोविंद सिंह था, है ना? तो आपका गुरु गोविंद सिंह था जिसने खालसा पंथ का स्थापना किया था। कब किया था? तो कहेंगे सर 1699 ईस्वी में किया था। यानी खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगर कहेंगे सिख धर्म की शुरुआत किसने किया? यानी सिख धर्म का शुरुआत अगर पूछेंगे तो किसने किया? गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक ने किया था। ठीक है, सिख धर्म का जो शुरुआत किया था किसने किया था? गुरु नानक ने किया था। और खालसा पंथ की शुरुआत किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब किया था मेरे प्यारे साथियों? 1699 ईस्वी में किया था। क्लियर है? चलिए एकदम। किसी को कोई दिक्कत है? अगर पूछा जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ तो आप क्या बताएंगे मेरे प्यारे साथियों? 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और डेट था कौन? 15 अप्रैल। डेट क्या था? 15 अप्रैल था। तो आप 15 अप्रैल आंसर लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण का कार्य पूरा करवाया था गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, जो 5वें गुरु था। लेकिन इसका जो नींव रखा था वो रामदास ने रखा था। वो अकबर ने जमी भूमि को अलॉट करवाया दिया था, यानी कि दान दिया था। ये स्वर्ण मंदिर का जब निर्माण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। निम्न में से किस राज्य से समय मानक रेखा नहीं गुजरती है? मानक रेखा का मतलब 83.5 डिग्री। 83.5 डिग्री जो रेखा है, सॉरी 83.5 का 82.5 डिग्री, क्षमा चाहेंगे, 82.5 डिग्री जो मानक समय है, यानी कहता किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जिसमें मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है। आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों मानक समय जो ग्रीनविच से है वो कितना है आगे? 5.5 घंटा आगे, है ना? तो वह जो मानक समय है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उसका आंसर एकदम फटाफट देंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों फटाफट एकदम देते चलिए आंसर इसका। मानक रेखा जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, बिल्कुल 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखिएगा, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 5 राज्य को याद रखेंगे, जो एक छठा रहेगा तो भैया हम समझ जाएंगे कि वो हमारे लिए आंसर नहीं होगा। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है,
होकर गुजरती है। हम आपको एकदम याद रखवा देंगे, दिक्कत ही नहीं होगा, एकदम आप याद रख लीजिएगा कि जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक रेखा। तो कौन-कौन राज्य याद होगा तो याद रखिएगा, अमूचा, ऐसे OMUCHA, अमूचा, ठीक है? याद रखिए अमूचा, इसी में आपको याद रह जाएगा। अमूचा का मतलब, ओ का मतलब मेरे प्यारे साथियों ओडिशा, ओडिशा, ठीक है? ओडिशा। एम से मतलब एमपी यानी मध्य प्रदेश, ठीक है? यू से मतलब आपका उत्तर प्रदेश यूपी। सी से बताइए क्या है? तो मेरे प्यारे साथी सी से बताइए, सीएच से छत्तीसगढ़, सीएच से छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और ए से आंध्र प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, ए से आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आंध्र प्रदेश। प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा, आप लगा दीजिए तीसरा नंबर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। आप याद रखिएगा अमूचा यानी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वही मानक समय रेखा, तो उसका आंसर होगा अमूचा। ओ का मतलब उड़ीसा, एम का मतलब एमपी, यू का मतलब यूपी, सीएच का मतलब छत्तीसगढ़, ए का मतलब आंध्र प्रदेश। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, लेकिन सभी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए। रडार में उपयोग किया जाता है ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे साथियों, रडार में उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है, या रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है, या प्रकाश तरंग किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। एकदम फटाफट आप सब आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रडार में जो उपयोग किया जाता है रेडियो तरंग, यानी रडार में जो रेडियो तरंग उपयोग किया जाता है, इसकी सहायता से किसी वस्तु को यानी कि पता लगाने के लिए किया जाता है, उसमें आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो तरंग हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग जो रडार का फुल फॉर्म होता है। और रडार में जो उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। आप पूछेंगे कि सर रडार का आविष्कार कब हुआ? तो 1930 ईस्वी में रडार का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? हेनरिक हर्ट्ज एवं रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। नाम लिख दे, किसने किया था? हेनरिक हेनरिक ओह सॉरी, किसने किया था? हेनरिक किया था, हेनरिक। हर्ट्ज प्लस किसने? वाटसन वाट ने। कब किया था? 1930 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? उद्योग था, कृषि था, ऊर्जा उत्पादन था, परिवहन था। बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कहेंगे सर प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र में बढ़ावा, यानी कृषि उद्देश्य इसका था। तो कहेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1951 से हुआ था। और ये कब चला था? 1956, यानी इसका जो सेशन रहा था 1951 से 1956 तक रहा था, और जिसका उद्देश्य क्या था? कृषि था। और आपको पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पे आधारित था? तो बताइए भैया प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है? जरूर इसका आंसर आप सब बताना चाहेंगे। तो कहेंगे कि हेरोल्ड डोमर, हेराल्ड हेराल्ड डोमर मॉडल, मॉडल किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना। और उसका उद्देश्य क्या था? कृषि। आंसर रहेंगे याद? चलिएगा, बिल्कुल एकदम सही जवाब आ रहा है आप सबका।
सबसे छोटा महासागर कौन है? आप हिंद महासागर देख रहे हैं ऑप्शन, प्रशांत महासागर देख रहे हैं, अटलांटिक महासागर देख रहे हैं, आर्कटिक महासागर देख रहे हैं। आखिर इनमें सबसे छोटा महासागर है कौन? एकदम मेरे प्यारे साथियों, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, बनाते चलिए। तो इसका आंसर जो लगा देंगे वो लगा देंगे आर्कटिक महासागर, और बड़ा पूछा जाता तो आंसर क्या हो जाता? प्रशांत महासागर हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो कहेंगे सर घट जाता है या बढ़ जाता, क्या होगा? तो भैया आप देखते हैं घट जाता है, यानी कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। और आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। ऐसा देखते होंगे मेरे प्यारे साथियों, जब आप ठंडी के दिन में अगर पानी यानी बर्फ, पानी को क्या करो बोतल में रख दो, ठंडे क्षेत्र में उसको छोड़ दो, तो जब वो क्या होगा यानी कि बर्फ बनेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा और बोतल क्या होगा? फट जाएगा। इसका साफ साफ अर्थ है कि जब पानी जमता है तो आयतन बढ़ जाता है और जो है उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। तो आंसर लगा देंगे भैया कि घट जाता है। क्लियर है? और पूछा जाएगा कि बताइए पानी का यानी जल का जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे यानी कि महत्तम होता है घनत्व? तो कहेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका घनत्व क्या होता है? महत्तम होता है। महत्तम होता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च, 13 फरवरी, 24 जनवरी, 12 जनवरी। क्या होगा आंसर? एकदम फटाफट बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब? राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया, 8 मार्च को, बताइए 8 मार्च को मनाया जाता है? नहीं, 8 मार्च को नहीं मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे से, तो कंफ्यूजन ना करिएगा इसमें। अंतरराष्ट्रीय अगर महिला दिवस पूछा जाएगा तो आपका जो है 8 मार्च होगा। अगर राष्ट्रीय पूछा जाएगा, यहाँ पे राष्ट्रीय है, अगर राष्ट्रीय पूछा जाएगा तो 13 फरवरी होगा। राष्ट्रीय पूछा जाएगा 13 फरवरी होगा, अंतरराष्ट्रीय पूछा जाएगा तो आपका 8 मार्च होगा। इसमें आप एक 24 जनवरी देख रहे हैं, एक आप इसमें 12 जनवरी देख रहे हैं। बताइए 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कहेंगे कि 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय क्या? राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, और राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि बताइए विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? भैया विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो कहेंगे सर 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये सभी पॉइंट जानना बहुत ही जरूरी है। नेट ही चला गया था, कोई बात नहीं है, नेट चला गया था तो कोई बात नहीं है। चलिए अगला है क्या मेरे प्यारे, निम्न में से कौन महात्मा गांधी का समाधि स्थल है? समाधि स्थल जहां उनको मतलब जलाया गया होगा, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? समाधि स्थल कहते हैं, यानी उसका नाम दिया गया है। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एक समाधि स्थल से क्वेश्चन आ ही जाता है। और आप मेनता 12 व्यक्ति 13 व्यक्ति है उनका अगर आप याद रख लीजिए, बाकी एकदम आंसर एकदम फटाफट तैयार रहेगा। यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, तो भैया महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है? राजघाट है। राजघाट पूछा जाए तो लगा देंगे राजघाट, पूछे तो कहेंगे महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी है। यानी इसके समाधि स्थल क्या होंगे? राजघाट होंगे। अगर वीर भूमि यहाँ आप देख रहे हैं, बताइए वीर भूमि किसके लिए है? तो वीर भूमि की बात आ जाए तो कहेंगे सर राजीव गांधी है। कौन है? राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? वीर भूमि कहते हैं। विजय घाट किसके लिए होगा? तो कहेंगे कि सर विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री, एलबी यानी लाल बहादुर शास्त्री के लिए है। लाल बहादुर शास्त्री के लिए, एलबी शास्त्री का जो है समाधि स्थल वो विजय घाट है। आंसर याद रहेंगे, विजय घाट किसके लिए है?
लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल सही है। तो एक हमारे पास शांति वन है, तो बताइए शांति वन क्या है? जे.एल. नेहरू के लिए है। किसके लिए है? जे.एल. नेहरू का है। जे.एल. नेहरू का है। नेहरू का है, जे.एल. नेहरू का है, जवाहरलाल नेहरू का है, यानी कि शांति वन। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड वेलेस्ली। बताइए कौन ऐसे में यानी कि वायसराय थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी? तो इसका एकदम आंसर आपके पास है कि जो आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों वो लॉर्ड मेयो होगा। लॉर्ड मेयो का शासनकाल जो भारत में रहा था वो 18 से लेकर के यानी कि 1869 से लेकर के कब तक? यानी 72 तक था इसका शासनकाल। 69 से लेकर के कहां तक था? 72 तक था लॉर्ड मेयो का शासनकाल, जिसकी हत्या जो है भारत में हुई थी। एकदम बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सबका। और आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, प्रथम जो जनगणना शुरुआत हुआ है, पूछा जाता है प्रथम जनगणना जो शुरुआत हुआ है, जनगणना जो शुरुआत हुआ है, ठीक है, वो जनगणना शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ है? और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हुआ है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ है। कब हुआ भैया? 1872 ईस्वी में, यानी प्रथम जनगणना शुरुआत हुआ। उसके बाद 1881 ईस्वी से लगातार आगे यानी कि बढ़ते चला गया, यानी कि नियमित शुरू हो गया। पहले नियमित नहीं था, नियमित शुरू हुआ है 81 से लेकर 81 से, लेकिन जब पहली बार जनगणना की शुरुआत हुआ था वो 1872 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और भारत में जिसकी हत्या हुई थी वो लॉर्ड मेयो वायसराय थे। एकदम क्लियर, बहुत ही सुंदर चल रहे हैं आप सब। एक यहाँ पे कॉर्नवालिस का नाम सुन रहे हैं तो इनके बारे में भी जान लीजिए, बहुत ही ये इसके लिए रहता है। इसका जो मेरे प्यारे साथी शासनकाल था 1786 से लेकर के 93 ईस्वी तक था। 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। और ये बंगाल में जो है अस्थाई बंदोबस्त लाया था। या क्या लाया था? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त की जो शुरुआत किया था किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? तो कहेंगे 1700 यानी कि 1793 ईस्वी में किया था। 1793 ईस्वी में किया था, बिल्कुल एकदम सही है। बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। 1793 ईस्वी में किया था। और इसी केस में तृतीय मैसूर युद्ध भी हुआ था, जो कि 1790 से लेकर के 92 तक चला था। तृतीय मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 से लेकर के 92 तक चला था। उस समय लॉर्ड कौन थे? कॉर्नवालिस थे। और पूछा भी जाता है एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, सिविल सेवा की शुरुआत जो किया था वो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। यानी सिविल सेवा की शुरुआत जो किया था वो जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। एकदम याद रखिएगा। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत किया था। सिविल सेवा का जो शुरुआत हुआ था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही हुआ था। और तृतीय मैसूर युद्ध के समय जो है वो मौजूद थे, जो चला था 1790 से 92 तक। एकदम क्लियर है। आगे मेरे प्यारे साथी इसमें देख रहे हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आप इसमें एक चीज देख रहे हैं कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनके बारे में भी समझ लीजिए, ये बहुत ही सुंदर है। जानते हैं पहले जो हमारे भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता हुआ करता था। कहाँ? कलकत्ता हुआ करता था। लेकिन आप जानते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब आए 1911 ईस्वी में, यानी बंगाल यानी कलकत्ता से राजधानी उठा के कहाँ कर दिया गया? नई दिल्ली। और उस समय जो थे वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। एकदम क्लियर है। चलिए, बिल्कुल एकदम सही जवाब आप सबका आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। और आप जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि का जनक भी कहा जाता है। तो इसके बारे में भी एक लाइन जानिएगा कि सहायक संधि का जो जन्मदाता था वो लॉर्ड वेलेस्ली था। आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु की चाल गति दोगुनी हो जाए तो उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगी। जब वस्तु की यानी कि चाल जो गति है दोगुनी हो जाए तो उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगी दोगुनी, 4 गुनी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 3 गुनी। तो मेरे प्यारे साथियों, गतिज ऊर्जा का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, जो आप जानते हैं फॉर्मूला हाफ mv², जिसमें कि ये तो गतिज ऊर्जा हुआ। यहाँ पे हाफ जो है फार्मूला से सिद्ध करके, यानी हाफ ज्यादा गति रहे या कम गति, हाफ तो सब जगह लगे, यानी कांस्टेंट का निर्माण करेगा। एम जो यहाँ पे द्रव्यमान होता है और भी क्या होता है? वेग होता है। यहाँ कर चाल गति दोगुनी हो जाए, चाल गति दोगुना का होने का मतलब जहाँ पे भी है वहाँ 2v हो जाए तो बताइए गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसको हल कर लेते हैं। कहेंगे यस सर, हल कर लीजिए। यहाँ मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा एकदम।
हाफ है तो हाफ रखिएगा, m है तो m रखिए, v की जगह 2v रखिए, यानी 2v का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। इसका मतलब है हाफ लिखिए, यानी m लिखिए, 2 दूनी 4, v स्क्वायर लिखिए। और इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि हाफ यहाँ पे 4 को आगे कर लीजिए, 4 गुना, यानी हाफ यहाँ रखिए हाफ, उसके बाद m v स्क्वायर। अब देख रहे हैं मेरे प्यारे साथी एक चीज, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे था हाफ एम बी स्क्वायर, और इसके बेग को जब दोगुना किए, इनको हल किए, तो यहाँ पे आ गया 4 गुना हाफ एम बी स्क्वायर, यानी यहाँ भी हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ भी हाफ एम बी स्क्वायर, लेकिन आगे कितना आया, 4 गुना आया। इसका मतलब है कि गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। आंसर लगा देंगे बी नंबर। आंसर क्या लगा देंगे, बी नंबर लगा देंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला जो मेरे प्यारे साथी आपके सामने प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर। लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त का आकार होता है कैसा, गोलाकार होता है, उतलाकार होता है, अनियमितकार होता है, या दीर्घवृत्ताकार होता है। बताइए लाल रक्त का आकार कैसा होता है। एकदम भैया लगाए रहिए, एकदम इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। तो कहेंगे सर लाल रक्त का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार होता है ना। चलिए बहुत ही सुंदर बात है, गोलाकार होता है, जिसको कहते हैं डिस्क जैसी, कहते हैं डिस्क जैसी बोल सकते हैं आप, गोलाकार होता है। और इसका जो मेरे प्यारे साथी जीवन काल होता है कितना होता है, 20 से 120 दिन होता है, यानी इसका जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। और इसका आकार क्या होता है, गोलाकार होता है। तो कहेंगे लाल रक्त जो है निर्माण कहाँ होता है, तो कहेंगे अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा, ठीक है। चलिए क्लियर है मेरे प्यारे साथी, आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम है, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी जो 2023 का जो थीम है वो क्या है। कहेंगे सर इसका जो आंसर होगा हेल्थ फॉर ऑल, यही अब इसका थीम है। तो आप लगा देंगे आंसर तीसरा नंबर। एकदम करंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथी बताइए आपका सेशन आज का कैसा चल रहा है। हम क्वेश्चन ऐसे करा रहे हैं जैसे कि आप एकदम आसानी से मेरे प्यारे साथी देख सकते हैं, बना सकते हैं। और कहिएगा विस्तार लेने के लिए और विस्तार से चलेंगे, चारों ऑप्शन को रख देंगे, लेकिन हमें सेट एक बार कम से कम पूरा 20-25 कंप्लीट करना है। एग्जाम बहुत नजदीक है, तो सेट को बनाइए और कुछ प्रश्नों को भी ऐसे पढ़ लेना है जो आपके लिए एकदम बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या है कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया। आंसर बताए प्रज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम इसी प्रकार आप सब हौसला मेरा बढ़ाते रहिए और इस प्रकार के क्लास का आनंद लेते रहिए। क्या लिखा है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया। भैया विमोचन किसने किया, तो पता है जेपी नड्डा ने किया। किसने किया विमोचन, जेपी नड्डा ने किया है। लेकिन इस पुस्तक को लिखा कौन है, तो कहेंगे कि सर इस पुस्तक को जो लेखक है, इस पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है, पता है एस जयशंकर है। कौन है, एस जयशंकर है। एकदम लिख देते हैं एस जयशंकर है, जयशंकर जी हैं, एस जयशंकर जी हैं। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो एस जयशंकर हैं, लेकिन इसको जो विमोचन किया है वो किसने किया है, जेपी नड्डा जी ने किया है। किसने किया है, जेपी नड्डा जी ने किया है। और लेखक जो है एस जयशंकर है। लेखक कौन है, एस जयशंकर है। चलिए क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। पुलिस शब्द किस संज्ञा का उदाहरण, देखिएगा पुलिस व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। बताइए मेरे प्यारे साथियों आंसर क्या होगा। तो कहेंगे पुलिस, आप देखते हैं ना पुलिस शब्द ऐसे देखने से पता चल रहा है कि ये समूहवाचक है, पुलिसों का समूह होता है ना, तो ये समूहवाचक है। तो भैया आंसर क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। बिल्कुल सही जवाब एकदम आप सबका आ रहा है भाई, इसी प्रकार एकदम लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जब बाह्य बल देखिए वह बाह्य बल कौन सा है जो किसी पिंड की वृत्ताकार गति के समय कार्य करता है। जब आप वृत्ताकार गति करते हैं, देखिएगा जैसे यहाँ पे है वृत्ताकार गति, यहाँ सेंटर है, और इस प्रकार जब गति करते हैं तो कहता है कि कौन सा फोर्स लगता है, कौन सा बल लगता है। तो मेरे प्यारे साथी जब आप वृत्ताकार गति करेंगे तो केंद्र की ओर बल लगेंगे। किधर लगेंगे, केंद्र की ओर बल लगेंगे। और केंद्र की बल को क्या कहते हैं, केंद्रामुखी बल कहते हैं, जिसको आप बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं।
या कहते हैं आप अभिकेंद्रीय बल, जिसको आप केंद्रामुखी बल कह सकते हैं। और बाहर की ओर लगाएंगे तो अपकेंद्रीय बोलेंगे। बाहर बल कहने का मतलब है जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हैं तो वहां कौन सा बल काम करता है, तो अपकेंद्रीय बल काम करता है। जब आप मक्खन निकालते हैं दूध से तो आप कौन सा बल काम करता है, कहेंगे अपकेंद्रीय बल काम करता है। लेकिन अब वृत्ताकार जैसे मौत कुआं हो गया, जैसे मौत कुआं में देखते हैं भाई बाइक चलाते हैं तो कौन सा बल काम करता है, केंद्रामुखी बल काम करता है, अभी केंद्रीय बल काम करता है। बात समझ रहे हैं? चलिएगा, तो आंसर लगा देंगे यहाँ पे बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। तूजे के बावरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था, बताइए। तूजे के ए बावरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल फजल ने किया था, फैजी ने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, या बाबर ने किया था? एकदम आंसर फटाफट देते जाइए इसका, किसने किया था मेरे प्यारे साथियों? तूज के बावरी जानते हैं किसकी आत्मकथा है, तो कहेंगे कि आत्मकथा सर ये जो है आत्मकथा जो है ये किसका है, तो कहेंगे कि आत्मकथा जो है ये बाबर का है। किसका है? बाबर का है। तुझे के बाबरी किसका आत्मकथा है? वो बाबर का है। जिसको किस भाषा में लिखा गया भैया, तो तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा गया। भाषा क्या है? तुर्की है। भाषा क्या है? तुर्की है। अब बताइए इसमें किसने अनुवाद किया था मेरे प्यारे साथी? फारसी में। लिखा गया था तुर्की भाषा में, लेकिन इसको अनुवाद कर रहा है फारसी में। बताइए फारसी में अनुवाद किसने किया था? फारसी में अनुवाद किसने किया, तो कहेंगे सर फारसी में जो अनुवाद किया था वो था कौन? फारसी में जो अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। अब बताइए अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे, तो कहेंगे बैरम खां का ये पुत्र था। कौन था यह? बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां का पुत्र था कौन? अब्दुल रहीम खान खाना, जिसने मेरे प्यारे साथियों यानी कि तूजे के बावरी को यानी फारसी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। बिल्कुल एकदम सही जवाब है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12 जनवरी 2023 को विवेकानंद की कौन सी जयंती मनाई गई? 2023 में जो 12 जनवरी को विवेकानंद की जयंती मनाई गई थी, कौन सी जयंती थी? आंसर फटाफट दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो कहेंगे सर विवेकानंद का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 12 जनवरी। इसे भी आप निकाल सकते हैं, जयंती कह रहा है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों कब हुआ था इसका जन्म, तो कहेंगे 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और जो 2023 में मनाया गया वो 160वीं मनाया गया। कौन मनाया गया? 160वीं जयंती मनाया गया। और आप जानते हैं इनके गुरु कौन थे, तो कहेंगे इनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस थे। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के में सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई पड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई पड़ता है? उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए परिकर्णन कम होता है। सूर्य पर्वतों से निकलता है, लाल रंग का परिकर्णन अधिक होता है। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और उसका परिकर्णन सबसे कम होता है, इसलिए सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। आप जानते हैं जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका परिकर्णन कम होगा, और जिसका परिकर्णन ज्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। जैसे कि आप जानते हैं बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा परिकर्णन उसी का होता है। और यहाँ पे तरंगदैर्घ्य अगर लाल का ज्यादा हो रहा है, इसलिए सबसे कम परिकर्णन किसका हो रहा है? लाल रंग का हो रहा है। क्लियर है? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों आग लगा दीजिए पूरे सवालों के साथ, एकदम जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? द्रवों जल में डिटर्जेंट डालने पर उसका पृष्ठीय तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, परिवर्तित रहता है, अनियमित हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान दीजिएगा, यानी पानी में हम सर्फ क्यों मिलाते हैं, डिटर्जेंट क्यों मिलाते हैं? क्योंकि उसका पृष्ठीय तनाव को कम कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जो उसके बीच अंतराणविक बल लगता है उसको हम विखंडन करना चाहते, तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए सर्फ को जब आप बोलते हैं डिटर्जेंट को देखते हैं फैन आ जाता है, यानी कहते हैं कि उसके पृष्ठीय तनाव
हट जाता है, जिसके कारण हम कपड़े को आसानी से धो पाते हैं। यानी गंदगी क्या होता है, कपड़े से बाहर हो जाता है। इसलिए दरवों जल में यानी डिटर्जेंट डालने पर उसका प्रेशर तनाव घट जाएगा, जिससे कि कपड़ा धोने में क्या हो जाता है, आसानी हो जाता है। भैया तो लगा दीजिए, ऐसे आप आंसर हो जाएगा, इसमें क्या बी नंबर हो जाएगा। एकदम क्लियर है, बहुत ही सुंदर, एकदम जबरदस्त। क्लास का आनंद मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों, मजे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताएंगे। एकदम कपड़ा फटाफट साफ हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, आकलन जो है भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले किसने किया था? तो कहेंगे उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, दादा भाई नौरोजी जी होगा। उसी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था और उस समय बताया था, यानी प्रति व्यक्ति जो आय 20 रुपया बताया था। लेकिन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। बिल्कुल एकदम सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 20 रुपया बताया था। और ये समय कब था मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे 1867 और 68 का समय था। और उसमें प्रति व्यक्ति जो आय था क्या था? वो 20 रुपया का था। और किसने किया था? वो दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। चलिए बिल्कुल एकदम सही जवाब है। आगे बनता है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न क्या है? न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के अलावा जो है डीएनए कहाँ मिलता है? बताएंगे राइबोसोम में, या गॉल्गी में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या अंतर्द्रव्यीय जालिका में, कहाँ मिलता है? 30 नंबर का आंसर एकदम फटाफट दीजिए। तो कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम के बारे में आप नाम सुने ही होंगे, राइबोसोम के बारे में नाम सुने होंगे, सबके बारे में सुने होंगे ना। चलिए बिल्कुल एकदम सही जवाब है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। जो न्यूक्लियस के अलावा डीएनए मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। बिल्कुल एकदम सही जवाब है, बहुत सुंदर। तो मेरे प्यारे साथियों कहेंगे कि डीएनए का खोज किसने किया था? ये जो डीएनए है इसका खोज किसने किया था? बताइए मेरे प्यारे साथियों आंसर, इसका डीएनए का खोज किसने किया था? फटाफट बताइए तो, डीएनए का खोज किसने किया था? तो कहेंगे सर वाटसन एंड क्रिक का नाम सुने हैं। बिल्कुल वाटसन एंड क्रिक ने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने किया था। अब बताइए कब किया था, कब किया था? बताइए आप सब, कब किया था? तो कहेंगे सर 1869 ईस्वी में किया था, 1869 ईस्वी में किया था वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का खोज किया था। डीऑक्सी निकुलिक अम्ल होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़े। दूध का रंग सफेद होता है मेरे प्यारे साथियों, दूध का रंग जो सफेद होता है किसके कारण से? रेनिन के कारण से, केसिन के कारण से, केरोटीन के कारण से, मायोपिन के कारण से, किसके कारण से यानी दूध का रंग जो है सफेद होता है? तो मेरे प्यारे साथियों कह देंगे दूध का जो रंग सफेद होता है वो केसिन के कारण होता है, सफेद होता है वो केसिन के कारण होता है। और कहेंगे सर पीला जो होता है वो किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण होता है। दूध का जो रंग होगा सफेद वो केसिन के कारण होगा, और दूध का रंग होगा पीला तो किसके कारण होगा? केरोटीन के कारण होगा। किसके कारण होगा? केरोटीन के कारण पीला होगा, और जो केसिन के कारण क्या होगा? सफेद होगा। याद रखिएगा, केसिन सफेद, केरोटीन पीला, एकदम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे सर। और जानते हैं दूध में किस प्रकार का पाया जाता है भाई मीठा जो होता है दूध? तो कहेंगे उसमें पाया जाता है लेक्टोज शर्करा, शर्करा जो होता है उसमें लेक्टोज रहता है, लेक्टोज पाया जाता है ना। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन था? बताइए जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय गवर्नर कौन था? तो आप जानते हैं कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? बताइए मेरे प्यारे साथियों, बताइए एकदम फटाफट। तो कहेंगे सर स्थापना जो हुआ था कांग्रेस का कब हुआ था? कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? कांग्रेस पार्टी है उसका स्थापना कब हुआ था, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो कहेंगे सर 1885 ईस्वी में हुआ था। उसमें पूछा है कि गवर्नर कौन थे? कौन थे गवर्नर, कौन थे? तो बताइए कि गवर्नर उस समय कौन थे? तो कहेंगे सर गवर्नर डफरिन थे। कौन थे? डफरिन थे। उसमें गवर्नर कौन थे? डफरिन थे। और स्थापना कब हुआ था? 1885 में ईस्वी में हुआ था। कहेंगे संस्थापक कौन थे? अगर इसमें पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, कौन संस्थापक कौन थे, तो क्या बताएंगे? बताइए संस्थापक कौन थे? बोलिए आप सब, संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम थे, ए ओ हुम थे, ए ओ ह्यूम थे।
हुमायूं थे। अगर पूछे इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो बीसी बनर्जी थे, व्योम चंद्र बनर्जी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लिखा कह रहा है, अरे रुको रुको भाई, बताइए प्रथम अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे साथियों? बताएंगे इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरे है, कभी कभी लिखाता ही नहीं है कि है। भाई आप सब लिख लो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हाँ ठीक, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कहेंगे बीसी बनर्जी थे, व्योम चंद्र बनर्जी थे। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है। इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी थे। कुल प्रतिनिधि कितने थे? तो 72 थे इसके कुल प्रतिनिधि उस टाइम। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? इनका एनी बेसेंट थे। अब प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? इसके सरोजिनी नायडू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। बताइए आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? बताइएगा। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त किससे होती है? तो वसा से होती है। तो इसका आंसर क्या लगा देंगे? वसा लगा देंगे, है ना। चलिए, वसा होगा कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा की अगर जरूरत पड़ता है तो कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो ऊर्जा होते हैं वो कहां से? वसा से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु को अगर फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब अवतल दर्पण की आप बात करते हैं और यहाँ आप देखते हैं कि ये वक्रता त्रिज्या है, केंद्र सी लगाते हैं, ये एफ लगाते हैं, और कह रहा है कि अवतल दर्पण वस्तु को अगर फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच अगर वस्तु हम यहाँ रखते हैं तो कहता है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो समझिएगा, यहाँ अगर वस्तु रखेंगे तो मेरे प्यारे साथी सीधा यहाँ जाएंगे और इसका बनेंगे कहाँ? तो सीधा सीधी आप कहेंगे। अगर ये इसके बीच रखा गया है, ध्यान रखिएगा, ऊपर ले गए हम, एक सेकेंड, एकदम मेरे प्यारे साथी यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अवतल दर्पण वस्तु अगर फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अगर इसके और इसके बीच रखा गया तो बनेंगे इधर, बनेंगे इधर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेंगे। कहाँ बनेंगे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेंगे। तो यहाँ पे लगा देंगे वक्रता त्रिज्या तथा अनंत के बीच बनेंगे। अगर वक्रता त्रिज्या फोकस के बीच रहेंगे तो वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच बनेंगे। अगर वक्रता केंद्र पे रहेंगे तो सीधा सीधी वक्रता केंद्र पर ही बनेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांत में सड़न शुरू हो जाती है अगर पीएच मान क्या होता है? 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से अधिक हो जाता है, 4.5 से कम हो जाता है, 4.5 से अधिक हो जाता है। इनका आंसर लगाइएगा आप। दांत में सड़न शुरू हो जाती है अगर पीएच मान 5.5 से क्या होता है? कम हो जाता है। आंसर ए नंबर लगा देना है। आगे देखते हैं क्या कहता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? आंसर फटाफट दीजिए। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने किया था। तो आंसर लगा देंगे जेड जॉनसन। आंसर क्या लगा देंगे? जेड जॉनसन लगा देंगे। कौन सा हार्मोन लड़ो या उठो हार्मोन कहलाता है? ये वन लाइनर सब प्रश्न है मेरे प्यारे साथी, ये सारे प्रश्न वन लाइनर है, पढ़ो आंसर मारो। कौन सा हार्मोन लड़ो या उठो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो कहेंगे सर एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं लड़ो या उठो हार्मोन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा पहला नंबर। बिल्कुल एकदम सही जवाब है, मारते चलिए फटाफट। शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथी? बताइएगा। शैवाल का जो अध्ययन है वो कहा जाता है फाइकोलॉजी। और आप जानते हैं कि माइकोलॉजी जो होता है कवक का अध्ययन कहा जाता है, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहा जाता है। और पेडोलॉजी जो है मिट्टी का अध्ययन कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन जो कहलाता है पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन जो कहलाता है पेडोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी यानी शैवालों का अध्ययन कहलाता है और कवक जो है
माइकोलॉजी होता है। आप बताइए कि साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर फटाक से बता दीजिए। कहेंगे सर कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है उस साइटोलॉजी के अंतर्गत, कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं साइटोलॉजी। चलिए आगे बढ़े। भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा कौन है? बताइए, भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो आप इसमें बताएंगे पाक जल संधि, मैकमोहन रेखा। आप जानते हैं पाक जल संधि जो है श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है, और रेड क्लिफ रेखा जो आंसर हमारा बता रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित जो है कौन है? वो आपका रेड क्लिफ रेखा, और डूरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच स्थित है ना। चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो आंसर क्या लगा देंगे? रेड क्लिफ रेखा लगा देंगे, तीसरा नंबर। फटाफट आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, या कंचनजंगा है, केटू या गॉडविन ऑस्टिन या अनामुडी है। जिसमें आप जानते हैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा भैया वो माउंट एवरेस्ट होगा, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो गॉडविन ऑस्टिन लगा दीजिएगा, केटू लगा दीजिएगा, यानी आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो केटू लगाएंगे, गॉडविन ऑस्टिन लगाएंगे, और पूछा जाएगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और हिमालय में सबसे ऊंची चोटी जो है भारत में वो कौन है भैया? कंचनजंगा है। बात को समझ गए? चलिए तो आंसर क्या आ जाएगा? केटू या गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अंडमान तथा निकोबार को अलग कौन करता है? 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या ग्रैंड चैनल? बताइए इसका आंसर क्या होगा? अंडमान तथा निकोबार को अलग कौन करता है? 9 डिग्री चैनल करता है, 8 डिग्री चैनल करता है, 10 डिग्री चैनल करता है या ग्रैंड चैनल करता है? बताइए आंसर इसका। तो मेरे प्यारे साथी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। अंडमान तथा निकोबार को जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल करता है। ये सब याद रखने का प्रश्न है, आप कह सकते हैं वन लाइनर जिसको बोल सकते हैं। और 9 डिग्री चैनल किनको किनको अलग अलग करता है तो बता दीजिएगा। तो कहेंगे 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और किसके बीच? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन? 9 डिग्री चैनल, यानी वो 9 डिग्री चैनल उन दोनों को अलग करता है। कौन भैया? यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय। चलिए बिल्कुल एकदम सही है। 8 डिग्री कहेंगे किसको करता है? 8 डिग्री किसको करता है तो कहेंगे मालदीव, मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय। ग्रैंड चैनल सुमित्रा और निकोबार को, सुमित्रा और निकोबार को, सुमित्रा और निकोबार को। चलिए आगे बढ़े। ये तो आपका इंग्लिश है, देख लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा नंबर हो जाएगा, आप आंसर देख सकते हैं। आगे मेरे प्यारे साथियों ये भी आपका 43 है, 43 भी इंग्लिश है, आप देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जो है प्रथम जन आंदोलन था वो कौन सा था? तो कहेंगे सर असहयोग आंदोलन था। पहला जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जन आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था। और जानते हैं आप असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था भैया? 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो कहेंगे सर भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, बोलिए कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और आप जानते हैं नमक आंदोलन जिसको आप सविनय अभिज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, 1930 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुआ था, आप जानते ही है ना। चलिए ब्रिक्स में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, चीन, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। बताइए इसमें से कौन सा देश जो है शामिल नहीं है ब्रिक्स में? आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों ब्रिक्स, जो ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ? ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ तो आप बताएंगे 16 जून 2009 ईस्वी को, 16 जून 2009 ईस्वी को स्थापना हुआ। और कह रहा है इसमें कि कौन देश शामिल नहीं है? प्रारंभ में इसमें 4 देश था। प्रारंभ में कितने देश थे? 4 देश थे। प्रारंभ में जो थे 4 देश थे और एक देश हो गया ब्रिक्स में बढ़ गया जो कि साउथ अफ्रीका आ गया। कौन आ गया? साउथ अफ्रीका आ गया। प्रारंभ में 4 देश थे और बाद में आ गया साउथ अफ्रीका, तब जाकर के ब्रिक्स ऐसे लिखाने लगा, BRICS। पहले थे 4
बी फॉर कहेंगे, बी फॉर ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, बी फॉर क्या कहेंगे, ब्राजील कहेंगे। आर फॉर रूस कहेंगे। आई फॉर इंडिया यानी भारत कहेंगे। आप जान रहे हैं कि इंडिया का नाम भारत लिखा जाएगा इंग्लिश में, क्योंकि पहले इंडिया लिखा जाता। देखिए क्या होता है इस पर। सी से आपका क्या हो गया, चीन हो गया, और एस से क्या हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। पहले साउथ अफ्रीका नहीं था, पहले जो है आपका साउथ अफ्रीका नहीं था ब्रिक्स में। पहले 4 ही देश था, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। 5वां बना आपका साउथ अफ्रीका, इसलिए लिखा गया ब्रिक्स। इसमें बताइए आंसर कौन है, तो कहेंगे भैया हमारा पाकिस्तान जो है इसमें शामिल नहीं है, तो आंसर लगा देंगे सी। आंसर क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी लगातार मेहनत कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। अब कहेंगे कि ये जो हिस्सा कब बना, ये जो है मेरे प्यारे साथियों 2010 में हिस्सा बना, 2009 में उसका स्थापना हुआ, जिसमें 4 देश था। 2010 में जो है साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, देखिएगा ऊंचा बांध अगर भारत का पूछा जाएगा, कौन बांध है, टिहरी बांध है। कौन बांध है, टिहरी बांध है। तो आप सब आंसर लगाएंगे टिहरी बांध है, जो कि किस नदी पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों पूछा जाता है टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर है, रिथी नदी पर है स्थित है। ये भागीरथी नदी पर स्थित है कौन, टिहरी बांध है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो भागीरथी नदी पर है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है, तो कहेंगे सर भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो कहेंगे सर महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर, महानदी पर है। पोंग बांध किस नदी पर है, तो ब्यास नदी पर है। ये सब आप सभी को याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में है, महानदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, ब्यास नदी पर पोंग बांध है। ऊंचा बांध, लंबा बांध, ठीक है, ये ऊंचा बांध है, टिहरी बांध ऊंचा बांध है। लंबा ये जो है हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर है। ऊंचा में जाइए आप तो टिहरी चले जाइए। बिल्कुल लंबा हीराकुंड, बिल्कुल लंबा हीराकुंड, ऊंचा टिहरी, बिल्कुल। गुरुत्वीय पूछेगा तो भाखड़ा बांध है ना, जो सतलज नदी पर है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किसे सर्वोच्च सम्मान यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। जिस प्रकार की भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या था, भारत रत्न, उसी प्रकार हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। यानी ऑस्ट्रेलिया में जो सर्वोच्च सम्मान होता है उसी से उसको नवाजा गया। तो इसमें कौन है, मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, गौतम अडानी, कौन है बताइए आंसर फटाफट। आप सब बताइए एकदम फटाफट। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा इसका रतन टाटा। आंसर क्या हो जाएगा, रतन टाटा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्री की बैठक की आयोजित, अच्छा, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्री की बैठक आयोजित की गई है जोधपुर में, गोवा में, जयपुर में, नई दिल्ली में। मेरे प्यारे साथियों ये सब करंट है, करंट आप एकदम याद रखिएगा। ये जो है गोवा में, ये जो है गोवा में, बिल्कुल एकदम सही है। चलिए बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन बना, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन, खड़गपुर रेलवे स्टेशन, लखनऊ रेलवे स्टेशन। मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले खड़गपुर था, इसका स्थान ले लिया था कौन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। अब इसका स्थान ले लिया है हुबली, जो विश्व का, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। और हमारे ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिएगा, हुबली जो अभी विश्व में यानी कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो हुबली रेलवे स्टेशन है। पहले हुआ करता था खड़गपुर, उसको पछाड़ के आया गोरखपुर, गोरखपुर को पछाड़ करके गया हुबली रेलवे स्टेशन, है ना। चलिए बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, टकाटक लगा दीजिए। पालक में पाया जाता है कौन सा भैया अम्ल, मौलिक अम्ल, तो आप जानते हैं यानी एप्पल में टाइट्रिक अम्ल है, और उसके बाद साइट्रिक अम्ल है, उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल है। बताइए कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, 50वां नंबर प्रश्न का एकदम फटाफट जवाब दीजिए।
तो कहेंगे सर आंसर हमारा हो जाएगा यानी ऑक्जेलिक अम्ल, जिसमें टमाटर भी कहते हैं, टमाटर में भी पाया जाता है, पालक में भी पाया जाता है, यानी कौन अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टैट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल, बताइए अब कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है मेरे प्यारे साथी, एक बार आंसर दीजिए। आप बताइए सबसे पहले टैट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो कहेंगे कि अंगूर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है ना, अंगूर। क्लास में आज क्या हुआ, वीरेंद्र जी क्या हुआ बताइए, क्या हुआ बताइए। साइट्रिक अम्ल जो है नींबू और संतरा में पाया जाता है, नींबू और संतरा में पाया जाता है, नींबू और संतरा में, है ना। मौलिक अम्ल जैसे बताए कि सेब में पाया जाता है, चेरी में पाया जाता है, ये सब जो है मौलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20%, 10% तथा 10% की 3 कर्मी छूट देने के बाद एक वस्तु 6,480 रुपये में बेची गई, तदनुसार उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था? तो मेरे प्यारे साथियों आरंभिक में कुछ अंकित मूल्य होगा, उसपे 3 छूट मिला है कर्मी, उसके बाद इतना में बेचा, बताइए आरंभिक मूल्य क्या है? तो इस तरह के प्रश्नों को एकदम आराम से बनाएंगे, कैसे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि आरंभिक मूल्य x है और 20% का डिस्काउंट दिया है, तो क्या होगा? 80 बटे क्या होगा? 100 होगा। फिर अगर 10% का डिस्काउंट दिए तो 90 बटे 100 होगा। फिर मेरे प्यारे साथियों 10% का डिस्काउंट मिला है तो 90 बटे 100 लिखेंगे। उनके बाद अंतिम जो है उसका विक्रय मूल्य जो है 6480 है, 6480 रुपया है अंतिम रूप से। अब इनको हल कर लेंगे, x का मान आएगा तो आंसर हो जाएगा आपका आसानी से। तो कहेंगे सर कटा दीजिए, जो कटेगा कटा दीजिए, ये 0 और ये 0 कटा दिए हम। अब 8 से कटाएंगे मेरे प्यारे साथियों, 8 8 64, 8 8 81, 9 9 81 या 9 12 में 9 9 कैंसिल, ये डबल 0 इसका कैंसिल, यानी x बराबर 1 पर 4 शून्य रख देंगे, यानी कि 10,000 आंसर आपका हो गया। तो 10,000 जहां पर है लगा देंगे, यानी कि आरंभिक जो अंकित मूल्य है वो 10,000 है। डीजे वीरेंद्र, क्या हुआ वीरेंद्र जी बताइए, क्लास में क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं बताइएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कहाँ मिलते हैं, यानी दोनों को कौन जोड़ते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कौन जोड़ते हैं? तो कहेंगे कि पनामा जोड़ते हैं, पनामा नहर जोड़ते हैं। कौन जोड़ते हैं? पनामा। चलिए बिल्कुल एकदम सही जवाब चल रहा है आप सबको, लगा देना आंसर, है ना, बहुत सुंदर। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है, समाजवादी शब्द जो है वो जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया, अखंडता भी जोड़ा गया है और समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया है उद्देशिका में। कब मेरे प्यारे साथी? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर। चलिए भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद जो बनती है वो आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन पूछा जाएगा कि कितने भाग, तो एक लोकसभा एक राज्यसभा यानी कि निचली सदन ऊपरी सदन। लेकिन कहेगा कि कितने अंग यानी किनसे बनते हैं, तो तीनों से, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी और राष्ट्रपति से भी। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से, यानी कि बनती है भारतीय संसद। ठीक है, कहेंगे संसद के कितने भाग? 2 भाग, लोकसभा राज्यसभा। कितने अंग? तो भैया 3 गो है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, यानी तीनों से बनते हैं। चलिए सॉरी सर आपका ऑफलाइन क्लास नहीं कर पाए, हम घर में नहीं थे। ओ चलिए कोई बात नहीं। एक काम को 26 आदमी 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 13 दिन में पूरा करने के लिए कितने और आदमी की जरूरत पड़ेगी? 26 आदमी 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 13 दिन में पूरा करने के लिए, 13 दिन में पूरा करने के लिए और कितने आदमी चाहिए? पहले कितने थे? 26 थे, कितने चाहिए? x चाहिए। आप जानते हैं मेरे प्यारे साथी m1d1 बराबर m2d2, ये चीज बात कर चुके हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए कि 26 आदमी जिस काम को 17 दिन में करते हैं, उसी काम को 13 दिन में करने के लिए कितने आदमी को और लाना होगा। पहले 26 मौजूद था तो x ले आए। हल कर लीजिए, 13 दूना 26 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 7 दूनी 34 हो गया, और इधर 26 प्लस क्या हो गया? x हो गया। x बराबर अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 8 आदमी और जरूरत पड़ेंगे। आंसर नंबर तीसरा लगा दें। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई? पहले जो औद्योगिक नीति आई 1948 ईस्वी में आई है। तो आंसर आप सब लगा देंगे बी नंबर, यानी प्रथम औद्योगिक नीति जो आई है
तो कब आई है? 1948 ईस्वी में आई है। अगर पहली की बात करें, देखिएगा फर्स्ट जब आई है 1948 में आई है। दूसरी जो औद्योगिक नीति है वो सेकंड कब आई है? तो 1956 में आई है। कब आई है? 1956 में आई है। तीसरी कब आई है? थर्ड औद्योगिक नीति कब आई है? तो बताएंगे 1977 में आई है। कब आई है? 1977 में आई है। चौथी अगर बात करें कि औद्योगिक नीति कब आई है, तो 1977 के बाद 3 जोड़ दीजिए, 80 में आई है। अब पांचवी की अगर बात करें तो भैया कब आई है? 1990 में आई है। और छठी जो औद्योगिक नीति कब आई है? सिक्स्थ, तो कहेंगे जाकर के 1991 में आई है। तो पूछा जाएगा पहली तो 1948 आप मार के चले आइएगा। एकदम सभी मित्रों को जरूर छोड़ दीजिएगा, मेरे प्यार शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, और लाइक जरूर कर दीजिए एकदम फटाफट। और कहते हैं कि बने रहिए हमारे साथ, 1 घंटे और पूरा सेट करा देंगे आपका आंसर हम। इनका हो जाएगा डी नंबर लगा दीजिए, पैसिव है। यदि साइन थीटा बराबर 0.96 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। वाह क्या सवाल दिया है। देखिएगा मेरे प्यारे साथी, आपका सवाल जो है वो साइन थीटा, 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा इसको हम कह दें भैया, तब तक आप एक बार अपडेट ले लो। बीच में लिखने में कभी परेशानी हो जाए तो ध्यान रखना है भाई। देखिए साइन थीटा बराबर दिया है 0.96 और कह रहा है कि कॉट थीटा का मान चाहिए। तो भैया हम कॉट तरफ कैसे जाएंगे? तो आप जानते हैं कि अभी तत्काल फॉर्मूला जान लीजिए क्या कहता है ये फॉर्मूला। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। साइन का तो बात दिया हुआ है, मान हम यहाँ रख देंगे, लेकिन कॉस थीटा का निकालेंगे कैसे? तो ये साइन थीटा से एक रिलेशन है कॉस थीटा का। क्या रिलेशन है पता है? कि साइन थीटा बराबर अगर हम लिखना यहाँ पे साइन थीटा से अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहेंगे, कॉस थीटा निकालना चाहेंगे तो कहेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर, ऐसे कहेंगे सर कैसे? देखिएगा एक फॉर्मूला आप जानते हैं, मास्टर फॉर्मूला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे या कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, जिसके बारे में निकालने का वही निकाल देते हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 इधर से जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर है तो उधर जाएंगे, अंडर रूट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही फॉर्मूला तो हमने यहाँ लिख दिया मेरे प्यारे साथी। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, हल कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन के जगह हम बैठा देंगे 0.96 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इनको हल कर लीजिए, आप सब भी हल करिए मेरे प्यारे। 1 माइनस, पहले 96 का स्क्वायर कर दीजिए आप। अगर 96 का स्क्वायर करते हैं 100 से कितना कम है? तो कहेंगे 4 कम है, तो 4 कम है तो 4 चौक 16, और जितना कम है उसको घटा दीजिए, तो 96 में 4 घटाएंगे 92 16, 2 4 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस 0.9216 हो जाएगा। इनको आप और हल कर लीजिए। अब मेरे प्यारे साथियों एक में अगर इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? अंतर करके लिखेंगे तो 0 पॉइंट लिख देते हैं, 728 आ जाएगा, इसको 784 आ जाएगा, 0.0784, 0.0784 आ जाएगा। ये अंतर अगर करके जाएंगे तो 0.0784 आ जाएगा। अब देखिएगा 784, इसको अगर पॉइंट को छोड़ दिया जाए, हम बात करते हैं अगर पॉइंट को छोड़ दिया तो 784 किसका स्क्वायर है? तो कहेंगे 88 84, 88 64, यानी 8 में आ जाता है, लास्ट में आ जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो अगर 27 का देखते हैं 28, यानी 28 का हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे क्या पता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ 784 है, 4 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, 0.28 हो जाएगा। यानी कि जो 28 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है? 784 हो जाता है, और 4 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ बाहर निकलेंगे, 2 अंक के बाद हो जाएगा। यानी हमारे पास मान आ गया, कॉस थीटा का भी मान आ गया, हमारे पास साइन थीटा की भी मान मौजूद है। अगर हम इसको हल करें, अब हमें चाहिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हल कर रहे हैं। देखिएगा कॉस थीटा का मान क्या है? 0.28 है, 0.28 है। अब बटे मेरे प्यारे से साइन थीटा का मान क्या है? देखो यहाँ, और साइन थीटा का मान क्या है? तो कहेंगे 0.96 है, 0.96 है। यहाँ भी 0 लगा सकते हैं आप, ये पॉइंट और पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, तो कहेंगे सर 28 बटे क्या है? 96 है। अगर इसको कटाना चाहेंगे तो कटा सकते हैं, या तो मेरे प्यार से तो भाग दे दे। देखिए लगभग भाग देने का तरीका बताते हैं, समझिएगा। अगर यहाँ पे भाग देंगे तो एक बार में लगेगा नहीं, पहले इसका मतलब पहले पॉइंट देंगे तो एक 0 उतरेगा, चलो भैया पॉइंट दिए, यहाँ 280 हो गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए मोटा मोटी 100 होगा, 100 दूना 200 होगा, 3 बार में लगाएंगे 300 होगा, यहाँ 280 पुर रहा है। इसका मतलब है कि पहली बार जो खाएंगे 2 बार में खाएंगे, यानी 0.2
लगाएंगे। अब ऑप्शन भी नजर रखेंगे, अगर सही बनाए हो तो भैया 0.2 यानी कि यहाँ वाला आंसर आ रहा है, तो इसको भाग देखेंगे 0.2916 हो जाएगा आंसर। एकदम आसानी से लगा करके आप आ जाइए, कोई तकलीफ नहीं होगा। चलिए बिल्कुल एकदम सही जवाब आ रहा है क्या मेरे प्यारे साथियों? डी नंबर आंसर लगा देंगे। डी नंबर कहाँ से हो जाएगा आपका कितना? सी नंबर। देखिएगा सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए सभी मित्रों को जरूर शेयर करिए आप सब। आपका 59 जो प्रश्न कहता है वो आपका जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका आंसर हम लगा दे पा रहे हैं, क्या है? ये बी है। ठीक है। सरकारिया आयोग किस संबंध की समीक्षा हेतु तो स्थापित किया गया था? अब जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, सरकारिया आयोग का जो है संबंध वो केंद्र राज्य के बीच संबंध जो है स्थापित करने के लिए यानी उसको स्थापित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा केंद्र तथा राज्य के बीच। तो आंसर लगा दीजिए केंद्र राज्य के बीच। एक बार फिर से चेक कर लें, देख लेते हैं, चेक करके बिल्कुल कर लेंगे, चेक करने में नहीं चुकेंगे, बिल्कुल कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों। चेक करने की बात आए तो कर लेना है ना। 0.28 डिवाइड बाय 0.96 चेक कर लिए मेरे दीपक बाबू, चेक कर लिए, वही आंसर आ रहा है, यही आ रहा है 0.2916। आप इतना किए, इतना तो आ रहा होगा आपका भी, अगर वो आ रहा है तो आंसर होगा 0.2916 एकदम बिल्कुल चेक कर लिए हम। आगे बढ़ते हैं, अगला जो मेरे प्यारे साथियों क्या है प्रश्न देखिएगा, 61 नंबर प्रश्न को एकदम बनाइए फटाक से। क्या कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? बताइए आंसर। तो जवाहरलाल नेहरू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1929 ईस्वी में बने थे पहली बार लाहौर अधिवेशन में, दूसरी बार जो बने थे 1936 लखनऊ अधिवेशन में, और तीसरा 1937 में फैजपुर में किए गए थे, लेकिन पहला जो है वो बने थे 1929 ईस्वी में। तो आंसर लगा देंगे 1929 ईस्वी। चलिए एकदम सही है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बताइए, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोची में, सूरत में, मुंबई में या ट्रावनकोर में? तो आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? सूरत। एकदम वन लाइनर प्रश्न है ये, आप इसको याद भी रखें। आगे देखिएगा, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताए थे एक दिन क्लास में, क्या बताए थे कि वर्तमान में जो रेलवे जोन कितने हैं? कहीं 19 है, कहीं 18 लिखा रहेगा, तो मेरे प्यारे साथियों एक बड़ा है तो 19 है, टोटल रेलवे जोन 19 है। और जो पूर्वोत्तर पूछा है यानी उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व आप समझ जाइए कि गोरखपुर, उत्तर पूर्व गोरखपुर। अगर कहता है पूर्व मध्य रेलवे तो हाजीपुर, अगर कहता है नई दिल्ली तो उत्तर रेलवे, इलाहाबाद उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर रेलवे कहेगा नई दिल्ली, उत्तर मध्य कहेगा इलाहाबाद, अब पूर्व मध्य कहेगा तो हाजीपुर, और पूर्वोत्तर कहेगा यानी उत्तर पूर्व तो गोरखपुर। लगा के एकदम आ जाइएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, 1924 में गांधी जी था, ठीक बिल्कुल सही कहा। किसी धातु के गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, अगर इसे गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास वाली गोलियों में बदला जाता है तो कुल गोलियों की संख्या क्या होगी? तो मेरे प्यारे साथियों, किसी धातु की गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एक गोला है और इसकी त्रिज्या क्या है? r बराबर 6 सेंटीमीटर है, और इसी को कहते हैं पिघलाना है। आप पिघला करके छोटा छोटा गोला बनाना इस प्रकार का, और इनकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो क्या दे रहा है? 3 सेंटीमीटर व्यास दे रहा है, यानी कि डी जो है दे रहा है 3 सेंटीमीटर का है। तो इसका आर हो जाएगा कितना? 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कहता है कि जब गोलियां बदला जाता है, इस तरह के छोटे छोटे गोली बनाएंगे तो गोलियों की कुल संख्या क्या होगी? तो जब इतने बड़े को आप पिघला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जब आप इतने बड़े को पिघला रहे हैं, छोटा छोटा बना रहे हैं, तो कितने गोली होंगे? एन प्रकार की गोली हो जाएंगे। 10, 15, 20, 40, 144, 36, 64 कुछ भी होंगे, एन गोली होंगे। यानी जितना आयतन यहाँ होगा उतना ही आयतन एन गोलियों की संख्या होंगे। अगर हम एन का मान निकालेंगे तो कह सकते हैं भाषा में कि बड़े गोले का आयतन बटे एक छोटे गोले आयतन से भाग दे देंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं, संख्या नहीं निकालना हो तो बड़े गोले के आयतन को एक छोटे गोले के आयतन से क्या कर देना है? भाग कर देना है। तो चलिए भैया, इनका अगर आयतन निकालेंगे तो क्या होगा? 4/3 होगा, पाई आर क्यू होगा, और क्यू की जगह क्या रखेंगे? 6 गुना 6 गुना 3 बार लिखेंगे, 6 गुना 6
3 बार लिखेंगे। और हम बात करेंगे छोटे गोले का आयतन तो क्या लिखेंगे 4/3 यहाँ भी लिखेंगे, पाई लिखेंगे और यहाँ पे 3/2 गुना 3/2 और गुना 3/2 करना है। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथी, ये चला जाएगा पूरे का पूरे, ये 3 से सब कटाइए, 3 से 3 दूनी 6 2, 3 दूनी 6 2, 3 दूनी 6 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर में 8 है, यहाँ बचा हुआ है, नीचे भी 2 दूनी 4 दूनी 8 है, ऊपर ही 8 चला जाएगा तो 8 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी टोटल कितने गोलियां बनेंगे 64 बनेंगे, 64 बनेंगे, आंसर लगा देंगे। यानी ये ये देख रहे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये पलट के कहां चल जाएंगे ऊपर और 8 पहले है तो 64। आगे बढ़ते, कोप इंडिया 2023 युद्धाभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच शुरू हुआ था। यानी कोप इंडिया जो 2023 है युद्धाभ्यास हुआ था भारत और किस देश के बीच, तो वो देश था अमेरिका। तो आंसर लगा दीजिएगा अमेरिका आप 65 नंबर। आगे देखिएगा, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है। लहसुन जो एक अलग प्रकार का गंध देता है, यानी सुगंध देता है, तो वो किस कारण से, क्लोरो यौगिक कारण से, सल्फर यौगिक कारण से, ब्रोमो यौगिक कारण से, फ्लोरो यौगिक कारण से। तो आप आंसर लगा देंगे सल्फर यौगिक के कारण से, यानी कि लहसुन में एक विशिष्ट गंध होता है, उसका कारण वही है भैया। आंसर क्या हो जाएगा सल्फर यौगिक हो जाएगा। अगर सल्फर ना होता तो लहसुन गंध नहीं करता। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, एकदम आप सब तैयार रहिए मेरे प्यारे साथियों, तब जाकर के फिर आंसर लगाते चल जाएंगे। अगला प्रश्न आपको जवाब देना है कि बंदूक से निकली गोली न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है। आप जानते हैं मेरे प्यारे साथी, जब बंदूक से गोली निकलती है तो जितना झटका दे करके पीछे जाता है, जितना आगे जाता है उतना झटका पीछे देते हैं। तो भैया जानते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया अगर बराबर हो जाए तो न्यूटन का तीसरा नियम है, लगा देंगे न्यूटन के तीसरे गति नियम से, एकदम फटाफट, बिल्कुल सही है तीसरा नियम। घरेलू परिपथ में न्यूट्रल तार का रंग क्या होता है भैया। देखते हैं कि घरेलू परिपथ में जो न्यूट्रल तार होता है उसका रंग क्या होता है। तो न्यूट्रल तार का जो रंग होता है वो काला होता है। न्यूट्रल रंग का जो न्यूट्रल जो तार लगा रहता है तो क्या रहता है, वो काला होता है। जो घरेलू परिपथ में जो हम बिजली उजली का जो सही करते उपयोग करते हैं, तो न्यूट्रल जो परिपथ रहता है भैया उसमें किस रंग का तार रहता है, काला रंग का तार होता है। तो इसमें क्या लिखा लगा देंगे आंसर, काला लगा देंगे। और जानते हैं भैया लाल और जो नीला होता है वो मेन तार में होता है। लाल और जो नीला होता है क्या होता है, मेन तार जो होता है उसमें लाल रंग का होता है और नीला रंग का। हरा बताइए कि इस कहाँ क्या होता है, तो कहेंगे अर्थ वाला जो तार होता है वो हरा रंग का होता है। अर्थ वाला जो तार होता है क्या होता है, वो हरा रंग का होता है। और जो न्यूट्रल तार होता है काला होता है और मेन तार जो है लाल और नीला कलर का होता है। चलिए एकदम सही जवाब आ रहा है आप सबका। आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसको, बताइए आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसको। तो कहेंगे सर आत्महत्या की थैली बताइएगा, तो एकदम छोटा प्रश्न है भाई, लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसको, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, बताएंगे। पावर हाउस, ऊर्जा गृह ना, ऊर्जा गृह पावर हाउस है, याद रखिएगा ये। पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। और अंतर्द्रव्य जालिका का उपनाम भी है, कहेंगे यस सर है, हाईवे ऑफ द सेल। हाईवे ऑफ द सेल याद रखिएगा, हाईवे, हाईवे ऑफ द सेल, हाईवे ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम धीरे धीरे ऊपर जाने का मौसम पर प्रभाव पड़ता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यक्रम धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो बताइए शुष्क मौसम होगा, आंधी तूफान होगा, वर्षा होगा, दिन साफ रहेगा। यानी जब पाठ्यांक बैरोमीटर में धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो दिन साफ रहेगा। क्या रहेगा, दिन साफ रहेगा। और आप देख रहे हैं कि आंधी तूफान क्या होगा, अचानक अगर गिरेगा, भैया कहते हैं ना कि गिरावट जब अचानक हो जाएंगे तो ये आंधी तूफान को इशारा करेंगे। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरेगा तो तूफान को करेंगे, और धीरे धीरे अगर ऊपर जाएंगे तो दिन साफ रहेगा। और अगर वर्षा की जो बात है, वर्षा के लिए क्या होगा, तो कहेंगे सर धीरे 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 नीचे गिरेगा तो वर्षा होगा, और अचानक से यानी कि कहते हैं ना अचानक ऊपर चढ़ जाएगा तो शुष्क मौसम होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल एकदम सही जवाब है आप सबका। आगे बढ़ते हैं, पानी के बीच लगने वाला बल।
पानी पानी के बीच लगने वाला बल ससंजक बल असंजक बल दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर फटाफट आप सब दीजिए, तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। एक चीज बताएंगे मेरे प्यार से, दो समान वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसको ससंजक बल कहते हैं, दो असमान वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसको असंजक बल कहते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि समान है, पानी पानी दोनों समान है, इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा बल हो जाएगा, ससंजक बल हो जाएगा। तो आंसर लगा देंगे आप ससंजक बल। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन करता है, तो कहेंगे यहाँ पे जो बर्नौली का सिद्धांत जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यानी ये काम करता है। तो भैया आंसर जो हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, जल की जो अस्थायी कठोरता वो किसके कारण होती है, सोडियम तथा पोटेशियम के सल्फेट, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के सल्फेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सोडियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट। कहते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता, तो जल की अस्थायी कठोरता आ जाए मेरे प्यारे साथियों, आंसर लगा देंगे मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के सल्फेट, यानी मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के सल्फेट के कारण ही जल की अस्थायी कठोरता होती है। ठीक है, लेकिन कहेंगे अस्थायी कठोरता, तो अस्थायी अगर पूछा जाएगा तो लगा देंगे आप आंसर, क्या पता है, तो कहेंगे सर इसका आंसर जो हो जाएगा, रुकिएगा बता दें कि इसका जो आंसर हो जाएगा अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अगर अस्थायी कठोरता का कारण पूछे तो मैग्नीशियम कैल्शियम के सल्फेट, और अस्थायी पूछे तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। यहाँ भी है मैग्नीशियम, यहाँ भी है मैग्नीशियम, यहाँ भी है कैल्शियम, यहाँ भी है कैल्शियम। सल्फेट है तो अस्थाई है और बाइकार्बोनेट है तो अस्थाई है। याद रखिएगा, बाय मतलब द्वारा, तो अस्थाई किसके द्वारा, किसी के द्वारा अगर चलिएगा तो भैया ज्यादा दिन नहीं चलिएगा तो अस्थाई हैं आप, इसका मतलब किसी के बाय हैं आप। ठीक है, तो बाय लगा दो, बाइकार्बोनेट तो अस्थाई और सल्फेट रहेगा सीधा सीधी, सल्फेट मतलब सीधा सीधी बात करो, तो भैया है हमारा अस्थाई। जो सीधा सीधी बात करता है ज्यादा टिकता है कि नहीं टिकता है, कहेंगे यस सर, बातों में टिका रहता है। चलिए बिल्कुल एकदम सही है, आगे बढ़े। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है कौन, इसमें बताइए मुलायम कोयला के नाम से कौन जाना जाता है, तो कहेंगे सर मुलायम जो कोयला होता है वो बिटुमिनस कोयला होता है। क्या होता है, बिटुमिनस कोयला होता है। एंथ्रासाइड जो कोयला होता है मेरे प्यारे साथी कठोर कोयला होता है, कठोर कोयला होता है। और आप जानते हैं लिग्नाइट को कौन सा कोयला कहते हैं, भूरा कोयला कहते हैं लिग्नाइट को। आप पीट कोयला को क्या कहते हैं, तो कहेंगे दलदली कोयला कहते हैं, जो कि सबसे यानी कि कमजोर कोयला जो कहते हैं दलदली, इसको दलदली बोल सकते हैं, दलदली दल, ओके इसको दलदली कोयला बोलेंगे। ठीक है, दलदली कोयला। और लिग्नाइट को भूरा कोयला, एंथ्रासाइड को कठोर कोयला और बिटुमिनस को मुलायम कोयला। चलिए बिल्कुल एकदम सही जवाब आ रहा है आप सबका, इसी प्रकार एकदम लगे रहिए। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, भैया जानते हैं कपूर को किस विधि से, और कपूर को शुद्ध जो किया जाता है वो आंसर आप एकदम जानेंगे। एक दिन क्लास में बताए थे कि कपूर एक ऐसा चीज है जो कि उसको जलाओ भैया ठोस है, वो डायरेक्ट गैस में बदलेंगे, वो पिघलेंगे नहीं। कपूर जब पूजा सुनते हैं ना, थाली में रखते हैं आरती लगाने के लिए, तो देखते हैं कपूर क्या तो पिघलता है क्या, नहीं डायरेक्ट जल जाता है, नहीं ठोस से डायरेक्ट गैस में जाता है, और गैस से डायरेक्ट ठोस में, यहाँ समझिएगा ठोस से डायरेक्ट अगर गैस में परिवर्तन हो रहा है तो कहेंगे ऊर्ध्वपातन है। तो इसका आंसर क्या लगा देंगे, ऊर्ध्वपातन, पहला नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम सही जवाब है। डाटा खत्म हो गया तो जल्दी खत्म कर देंगे, डाटा खत्म हो गया कोई बात नहीं भैया, हम पहुंच चुके हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित कहाँ है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो जनेवा में स्थित है, जिसकी स्थापना जो विश्व व्यापार संगठन का हुआ था वो कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में है। और 1 जनवरी 1995 से पहले वो गेट के नाम से जाना जाता था, कौन, जो अभी जान रहा है विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जा रहा है, पहले गेट के नाम से जाना जाता था 1 जनवरी 1995 से पहले। तो भैया इसमें कह रहा था विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। चलिए बिल्कुल एकदम सही जवाब है। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, बताइए बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर एकदम फटाफट बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। बिना बुझा हुआ चूना, तो कहेंगे सर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप कहते हैं CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। अगर पूछा जाएगा कि बुझा हुआ चूना, पूछा जाएगा बुझा हुआ चूना, क्या बुझा हुआ
चूना। तो मेरे प्यारे साथियों बुझा हुआ चूना अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, कहेंगे सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अब बिना बुझे हुए चूने को कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है CaO। चलिए बिल्कुल एकदम मेरे प्यारे साथियों, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, बताइए कि जिसको हम क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप कहते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसको आप कहते हैं संगमरमर। और ये कैल्शियम सल्फेट को आप कहते हैं किसको, जिप्सम। मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिप्सम, है ना, जिसको आप इसका रासायनिक सूत्र भी बोलते हैं CaSO4 into 2H2O। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब है, क्या बात है मेरे प्यार से, वेरी गुड नाइट सर, एकदम आपको भी नाइट सर। मेरे प्यारे साथियों जो लाइक नहीं किया एकदम लाइक ठोक दीजिए अगर मजा आ रहा हो तो। देखिएगा यहाँ x का मान निकाला, तो इस तरह के प्रश्न को एग्जाम में देखिए ऐसे मारिए, x गुना x करेंगे x स्क्वायर, 1696 इधर लिखो भैया, 16 गुना 196 करने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि x का मान निकालेंगे इधर अंडर रूट होगा, तो ये 16 होगा, ये 196 होगा, 16 का निकलेगा 4 और 196 का निकलेगा 14, 14 चौकी 56, 56, फाइंड द वैल्यू x, 56 आंसर हमारा पहला नंबर। चलिएगा, क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। अमित चंद्रवंशी जी कैसे हैं आप, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथ। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद से होता है, भैया वित्त आयोग पढ़े हैं हम लोग पहले ना, तो कहेंगे वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280, वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280, यानी वित्त आयोग का अगर गठन पूछा जाए तो बता देंगे अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अगर पूछा जाएगा अनुच्छेद 40 तो कहेंगे भैया अनुच्छेद जो 40 होगा क्या होगा पता है, अनुच्छेद 40 जो पंचायतों का संगठन, पंचायती राज जो होता है, पंचायत, पंचायत का संगठन, संगठन। अगर पूछा जाएगा अनुच्छेद 79 79 तो क्या बताएंगे, संसद का गठन, संसद का गठन। और पूछा जाएगा अनुच्छेद 124 तो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। याद हो गया, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 40 पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 79 तो कहेंगे संसद का गठन, अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय। बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम, उच्चतम न्यायालय का जो गठन होगा वो कहेंगे आप 124, संसद का जो गठन होगा अनुच्छेद 79, वित्त आयोग 280, अब पंचायतों का संगठन, ये इसको हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत यही लिखिए भैया अगर वो दिक्कत हो, पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, कालाशोक, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका मेरे प्यारे साथियों जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, कनिष्क के द्वारा हुआ था, यानी चौथा जो हुआ था। अब बौद्ध संगति का आयोजन 4 बार हुआ है और वही चौथी बौद्ध संगति पूछा गया है, तो किसके शासनकाल में, कनिष्क किसके शासनकाल में। अगर पूछा जाएगा पहली किसके शासनकाल में, प्रथम, अगर प्रथम पूछा जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों बताइएगा अजातशत्रु के शासनकाल में। अगर पूछा जाएगा कि तीसरे किसके, दूसरा तो हुआ नहीं है, दूसरा पूछा जाएगा किसके शासनकाल में, तो भैया बताएंगे दूसरा जो है सेकेंड कालाशोक, और थर्ड जो पूछा जाएगा वो अशोक के शासनकाल में। ठीक है, तृतीय जो बौद्ध संगति है अशोक के शासनकाल में, सेकेंड पूछा जाएगा कालाशोक के शासनकाल में, और प्रथम जो है अजातशत्रु, और चौथा जो है जिसका आंसर मांग रहा है कनिष्क लगा दीजिएगा। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में नासा के विज्ञान प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, एलन ऑस्पेक्ट, निकोला फॉक्स, एलन वॉर्ड, डेविड बल्टीमोर। बताइए करंट है, करंट का आंसर आप जरूर इसका बताइए फटाफट, 81। तो आंसर मेरे प्यारे साथियों लगा देंगे निकोला फॉक्स।
अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अतिथि, मेहमान। अतिथि आए स्वागत करो, मेहमान आए स्वागत करो। आंसर हो जाएगा पहला नंबर। क्लियर है? चलिए, चौमासा। चौमासा में समास है। आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, जिस समास पद में पहला यानी कि प्रथम पद संख्यावाचक हो उस समास को कहते हैं द्विगु समास। संख्यावाचक हो, प्रथम पद यानी पहला पद अगर संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होगा। आंसर लगा देंगे एकदम, है ना? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। अगर पहला पद संख्या हो तो द्विगु समास होगा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, मौलिक अधिकार, अगर अधिकार आ जाए ए फॉर अधिकार, ए फॉर अमेरिका, तो अमेरिका हो जाएगा। अगर यही कर्तव्य रहता तो रूस हो जाता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। लगा देंगे आंसर अमेरिका। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। भारत की आय में सर्वाधिक योगदान क्या है? कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का? आंसर बताइएगा, आंसर बताइएगा। भारत की आय में सर्वाधिक योगदान जो है वो भी सेवा क्षेत्र का है। आजादी के समय कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था, लेकिन वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। वर्तमान समय में क्या है? सर्वाधिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन के लिए अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा? सऊदी अरब, कतर, ईरान, अमेरिका? बताइए 86 नंबर प्रश्नों का जवाब। तो आंसर मेरे प्यारे साथियों, वो देश बनने वाला है सऊदी अरब, जो कि 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन के लिए अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। वो देश बनने वाला है सऊदी अरब। चलिए आगे। एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई है। कितना सुंदर प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मान लीजिए कि ये आपका एक ट्रेन है और कहते हैं ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सुनिएगा बातों को, कहता भैया इस प्लेटफॉर्म को जो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई 120 मीटर है, कहता है कि 16 सेकंड में पार कर जाएंगे। प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति, अगर इसी पर एक व्यक्ति खड़ा कहीं रह जाता है, इस प्रकार का टुल्लू मुल्लू करके खड़ा अगर रहता है ये व्यक्ति, कहता है इसको पार करता है 10 सेकंड में, इसको जो पार करता है 10 सेकंड में। ट्रेन की लंबाई क्या है? अगर ये पूछा जा रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, ये ट्रेन की लंबाई क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ हमारे साथ समझिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। जितने समय में किसी व्यक्ति को, किसी लड़का को, किसी लड़की को, किसी वृक्ष को, किसी पोल को पार करो, उतने समय में ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। जिसकी कोई लंबाई ना होता हो तो जितने समय में कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी इंजन को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, तो उसकी भी लंबाई को पार करेगी, साथ साथ अपनी भी लंबाई को पार करेगी। तो इसका मतलब साफ साफ ये समझिएगा, जब ये ट्रेन इस लड़का को पार करेंगे तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेंगे, यानी ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेंगे। जब इसी प्लेटफॉर्म को पार करेंगे तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार होगी और ट्रेन की भी लंबाई पार होगी। अब बात करते हैं, ये लंबाई चाहिए ट्रेन की, यानी इसकी लंबाई चाहिए। अगर हम मेरे प्यारे साथी यहाँ देखें कि ट्रेन की चाल क्या है, ये निकालने की कोशिश करें तो चाल निकल जाएगा। तो भैया हम निकाल लेंगे दूरी आराम से, यानी डिस्टेंस आसानी से। कैसे? समझिएगा, ये 10 सेकंड में जो पार करते हैं लड़का को, 16 सेकंड में पार करते हैं प्लेटफॉर्म को। इसका मतलब दोनों में अंतर कितना का है? 6 सेकंड का है। कितने का है? 6 सेकंड का अंतर है। तो इसका मतलब 6 सेकंड में नहीं सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, क्योंकि जब लड़का को पार करेगा तो अपनी लंबाई को पार करेंगे, प्लेटफॉर्म को पार करेंगे तो दोनों लंबाई पार होंगे। दोनों पार कर रहा है तो 16 सेकंड लग रहा है, लड़का को पार कर रहा है 10 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब 10 सेकंड में सिर्फ अपना लंबाई ट्रेन पार कर रही है, और जो हमारा 6 सेकंड उधर बचा तो सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में लग जाते हैं। अब प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना? 120 है, तो 120 पर पार करने में कितना लगेंगे? 6 लगेंगे एक्स्ट्रा, वही ना। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों 6 से कटा देंगे, 6 दूनी 12, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड क्या हो गया? चाल हो गया। किसका? ट्रेन का। अब ट्रेन भैया पार करते हैं लड़का को, यानी 10 सेकंड में, तो अपनी लंबाई को पार करते हैं, और लंबाई बराबर होता है चाल। चाल कितना? 20, और कितने समय में लड़का को पार करते हैं? 10 समय में। तो भैया 10 गुना कर दीजिए, 200 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई हो जाएंगे 200 मीटर, तीसरा नंबर एकदम लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध। और कहेंगे कि शुक्र जो है सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भग्नी कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। और मंगल मेरे प्यारे साथियों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो हमारा यहाँ पे था सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? वो बृहस्पति है। तो आंसर लगा देंगे 88 का पहला।
विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो भैया एक तो एकदम परिचित आत्मकथा है, ये तो सब जानते ही हैं कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। तो लगा देंगे बी नंबर एकदम एपीजे अब्दुल कलाम आंसर। आप क्या लगा देंगे? एपीजे अब्दुल कलाम लगा देंगे। चलिए बहुत अच्छा है, एकदम सुंदर। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि का अनावृष्टि, तो आंसर विलोम हो गया। उल्टा कहने का मतलब है, सी नंबर लगा दीजिए। स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किस राज्य से हुआ है? स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किस राज्य से हुआ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो है उत्तर प्रदेश होगा, पहला नंबर आंसर होगा। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया गया है मध्य प्रदेश से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सिक्किम। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो शुरू किया गया है किस राज्य से मेरे प्यारे साथी बताएंगे? तो कहेंगे सर इसका जो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सिक्किम। किसका? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, तीसरा नंबर। गैस का दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, गैस का दाब मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो कहेंगे मैनोमीटर। क्या? मैनोमीटर से गैस के दाब को मापते हैं, मैनोमीटर। तो आंसर हो जाएगा मैनोमीटर। बैरोमीटर आप जानते हैं मेरे प्यारे साथी, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर का मतलब आप जानते हैं, गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो कहेंगे कि लघु धारा मापा जाता है गैल्वेनोमीटर से। और ग्रेविमीटर से जो है सायंता को मापा जाता है, ग्रेविमीटर सायंता। और मैनोमीटर से गैस का दाब। आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है? आप जानते हैं प्लेग है, निमोनिया है, चेचक है, मलेरिया है। इसमें से कौन सा जो बीमारी है वो वायरस से फैलता है? तो आंसर मेरे प्यारे साथियों एकदम पक्का लगा देंगे, कहेंगे यस सर लगा देंगे। वायरस से जो इसमें फैलता है वो चेचक है, वायरस से जो फैलता है चेचक है। तो कहेंगे मलेरिया सर किससे फैलता है? तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ, 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 प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ से फैलता है। आप बताएंगे इसमें मेरे प्यारे साथियों। और निमोनिया, निमोनिया जो है क्या है? निमोनिया, निमोनिया तो कहेंगे जीवाणु, निमोनिया जीवाणु। आप प्लेग, प्लेग भी बता दीजिए, ये भी जीवाणु। एक चीज देखिएगा यहाँ पे जीवाणु ऐसे लिखने का है, जीवाणु। आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुआ? विजयनगर जो साम्राज्य है वो किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुआ? तो विजयनगर जो साम्राज्य स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुआ था वो क्या कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था। और इसका स्थापना जो स्वतंत्र राज्य का किया था वो किसने किया था? तो कहेंगे हरिहर भुक्का ने किया था। क्या किया था? हरिहर भुक्का ने। हरिहर, हरिहर और भुक्का, हरिहर भुक्का ने, हरिहर भुक्का ने स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था। 1336 ईस्वी में किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्या बात है, जबरदस्त मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जवाब है आप सबका। ये आपका इंग्लिश है, इंग्लिश देख लीजिए आप लोग। 96 का आंसर लगा दे रहे हैं हम, ए नंबर। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं में 16 मीटर तथा 20 मीटर है तथा ऊंचाई 10 मीटर है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों आप जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का आकार कैसा होता है, तो एकदम समझने का कोशिश कर लेते हैं हम। यानी कि चार भुजाओं में से जो दो भुजा रहेंगे वो समांतर होंगे, और यहाँ इसका ये क्या रहेंगे? हाइट रहेंगे, ठीक है। और ये भुजा और ये जो भुजा देख रहे हैं क्या है? समांतर है। और वही कहता है समलंब की दो समांतर भुजा, यानी चतुर्भुज जो है चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र होते हैं। और जिस चतुर्भुज में दो भुजा समांतर हो जाए वो समलंब चतुर्भुज है। और उसी में कह रहा है एक भुजा 16 मीटर है, दूसरी भुजा क्या है? 20 मीटर है, और इनकी हाइट कहता है 10 मीटर है। तो क्षेत्रफल चाहिए समलंब का। तो आप सब जानते हैं मेरे प्यारे साथी, बताए होंगे हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा का मतलब 16 और 20 का योग, तो 16 प्लस 20 डालिए और गुना शीर्ष लंब यानी ऊंचाई 10 डालिए, तो एकदम लिख लेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग गुना
शीर्षलम कर लीजिए। हल कर लेंगे तो 16 10 16 और 20 क्या हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। 36/2 गुना 10 लिख दीजिए, कटा दीजिए, 18 हो जाएगा। तो भैया हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। एकदम आसानी से लगा दीजिए आप सब। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? चंपारण जब आए थे गांधी जी, तो बताइए किसने आमंत्रण किया था मेरे प्यारे साथियों? तो राजकुमार शुल्क ने किया था उसको आमंत्रण, है ना। चलिए, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कितने जिले थे? तो ये 17 जिले थे उस टाइम। लास्ट है क्वेश्चन, बिहार की द्वितीय राज्य भाषा है हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, उर्दू। यानी कि जो है बिहार की द्वितीय राज्य भाषा कौन है? तो कहेंगे कि हमारे जो द्वितीय राज्य भाषा बनाया गया है उर्दू को बनाया गया है कब? 1984 ईस्वी में बनाया गया है बिहार की द्वितीय राज्य भाषा। तो मेरे प्यारे साथियों कैसा लगा आज का क्लास बताइएगा। हम 100 क्वेश्चन तक आ गए, पूरा का पूरा हमने 100 क्वेश्चन आपको करा दिया। हमारा क्लास मेरे प्यारे साथियों कैसा रहा जरूर बताइएगा। यह क्लास आपका है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर अच्छा फीडबैक दीजिएगा, अगर अच्छा ना लगा हो तो अच्छा फीडबैक आप नहीं देंगे, है ना। चलिए, बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों जवाब आ रहा है आप सबका, क्या बात है सर, मजा आ गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एकदम आप सभी को। तो मेरे प्यारे साथियों अच्छा क्लास लगा आप सबको? अगर अच्छा लगा हो तो जो लाइक नहीं किए हो लाइक कर दीजिए, सभी मित्रों को जरूर फैला दीजिए, सभी तक पहुंचा दीजिए और आनंदमय तरीके से प्रत्येक दिन जुड़ जाइए आप संध्या 7 बजे एक सेट यानी कि बिहार पुलिस का करने के लिए। उनके बाद हम 10 तारीख से आपको बताने वाले हैं रेलवे के बारे में, कैसे तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे हम उसको पढ़ेंगे। जो हमारा रिजल्ट होगा 10 तारीख से आपका रेलवे का क्लास एकदम शुरुआत से शुरू होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप सब जुड़ना ना भूलिएगा। 10 तारीख को भी सितंबर में तो हम बता दिए, और बाकी आपका काम है सेट को बनाना। और बिहार पुलिस अभी अब तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम मेरे प्यारे साथियों दिन में टोटल 24 आवर में 3 सेट बनाइए। अगर एक बुक है तो उसका 3 ही सेट बनाइए, अगर 2-3 बुक है तो सबका एक एक सेट बनाइए। लेकिन सेट जितना बनाएंगे उतना ही आप स्ट्रांग होंगे, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको पता चल सके इसे कौन सा क्वेश्चन में हम कंफ्यूज कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन में हम नहीं कर रहे। बाकी मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं हम आप सबों के साथ अगली क्लास में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम इसी प्रकार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। शीर्षक सिंह राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद शीर्षक जी। ग्रुप डी का वैकेंसी कब तक आएगा सर जी? आने वाला है सर जी, मिलने वाला है सर जी, जल्द, बहुत जल्द रेलवे का बहुत सारा वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे। उन्हीं की तैयारी करने के लिए हम शुरुआत करेंगे 10 तारीख से। और कह देते मेरे प्यारे साथी 10 तारीख से अगर जुड़िएगा, जो रेलवे के एकदम विद्यार्थी है तो कहिएगा मेरे पिछले पूरा सवाल पढ़ाया हुआ है मेरे प्यारे से प्रीवियस ईयर का, उनको जरूर एक बार आप देखिएगा, मजा आ जाएगा। फिर हम उन्हीं में 4 चांद लगा देंगे आप सभी के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और मिलते हैं हम आप सबों के साथ अगली क्लास में।